तो हमारा जो चैप्टर है दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट का मतलब क्या है? सो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर टू effectively achieve the organizational objective by efficiently using limited resource in the changing environment। ठीक है, ये किसने बोला? क्रेटनर ने बोला। ठीक है, एक मतलब ये कहावत है जो आपको याद होना चाहिए। याद रखो, इस पॉइंट को जब लिखोगे तो आपको कम से कम 1 मार्क्स ऐसे मिल जाते हैं। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, मतलब किसी एक का डेफिनेशन याद कर लो। इसने क्या बोला कि भाई मैनेजमेंट क्या है? ये एक प्रोसेस है जो हम किसी और से काम करा के हमें अपना ऑर्गेनाइजेशन गोल पूरा करना होता है। ठीक है, अब अगला आता है हमारा क्या, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है हमारा बेटा? सो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इस नाम का बहुत ज़्यादा इसमें एम्फसाइज किया गया और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गोल जो हमें अचीव करना है, कैसे अचीव करना है? इफेक्टिवली अचीव करना है और इसको एफिशिएंटली अचीव करना है। और इसके लिए हमने 3 चीज़ पे फोकस किया। क्या 3 चीज़ थी वो हमारी? मान लो मैनेजमेंट ने इन 3 चीज़ों पे इंसिस्ट किया है। ठीक है, अब बच्चे लोग गलती इसमें क्या करते हैं कि इंसिस्ट किया है, इसमें गलती ये करते हैं, बच्चों से पूछा कि बताओ मैनेजमेंट किन चीज़ों पर इंसिस्ट करता है, तो बच्चे लिख देते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। वो नहीं है, वो हमारा प्लानिंग का फंक्शन है। ठीक है, अब इसमें क्या आता है? प्रोसेस हमारा। ठीक है, अब सुनो, कॉल आ गया था मेरे को। नो, प्रोसेस क्या होता है हमारा? प्रोसेस मतलब है कि एक हम हायरार्की यूज करते हैं, एक हमारा प्राइमरी फंक्शन है। तो याद रखो, जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है हमारा? प्राइमरी फंक्शन है हमारा प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है और हमारे कंट्रोलिंग है। याद रखना, ये प्रोसेस होते हैं हमारे। फिर से याद रखना, 3 चीज, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, 3 चीज पे हमारा मैनेजमेंट इंसिस्ट करता है। ठीक है, इसके लिए प्रोसेस में क्या है? प्रोसेस के हमारे 5 फंक्शंस: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसको ध्यान से लाइन से पढ़ना। ठीक है, अब हमारा अगला आता है इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? इन दोनों में डिफरेंस बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, ये तुम्हारा सीबीक्यू का कंसेप्ट बनेगा। क्या है इसमें? इफेक्टिवनेस मीन्स कंप्लीटिंग द राइट टास्क टू अचीव द डेप्यूटेड गोल विद इन द टाइम फ्रेम। मतलब हमने मान लो किसी एम्प्लॉय को काम दिया और हमने बोला एम्प्लॉय से कि भैया आपको 2 दिन में काम फिनिश करके देना है। सो दैट मीन्स वो क्या करेगा? वो 2 दिन में ही काम करके देगा। तो उसको हम बोलते हैं इफेक्टिवनेस बोलते हैं। मीन्स हमने टाइम लिमिट दे दिया है। वो ये नहीं करेगा कि भाई वो मान लो हम 2 दिन का काम था, उसने 1.5 दिन में कर दिया या 1 दिन में कर दिया, वो नहीं करेगा। वो क्या करेगा? वो ऑन द टाइम, ऑन टाइम वो काम करेगा, फिनिश करके देगा हमें। ठीक है, अब एफिशिएंसी मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी मीन्स कंप्लीशन ऑफ टास्क यूजिंग मिनिमम रिसोर्स। देखो, अब यहाँ पे जो हमारा इफेक्टिवनेस, उसमें फर्क नहीं पड़ता कितना रिसोर्स यूज हो रहा है। इसमें क्या बोलता है कि हम काम कंप्लीट करें विथ द मिनिमम रिसोर्स। मिनिमम रिसोर्स मतलब कोई भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए और टाइम हमारा, काम हमारा टाइम पे फिनिश होना चाहिए। क्लियर? नाउ अभी डिफरेंस देखेंगे हम लोग। अब देखो, इसमें क्या है? विथ इन टाइम फ्रेम है। मतलब मान लो इसको हम अगर तुम्हें डिफाइन करना है तो सिंपल बोल दो ऑन टाइम। पर कंसेप्ट टाइम का इसमें भी आता है। पर अब हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें? याद रखो, इफेक्टिवनेस में हमने टाइम को बराबर रखा। ठीक है, लेकिन यहां पे बोला कि लेस देन इक्वल्स टू, मतलब 2 दिन बोला, तो जरूरी नहीं कि हम 2 दिन की बात कर रहे हैं, 2 दिन से कम भी हो सकता है। ठीक है, किसमें? इफिशियंसी में। और एफिशिएंसी फोकस रखना, ये बात करता है मिनिमम वेस्टेज की, मिनिमम रिसोर्स की। अब बेटा आगे देखो, डिफरेंस देखो यहाँ पे। डिफरेंस याद रखो, ये हमेशा 1 मार्क्स का आएगा। पिछले पेपर्स अभी मैं सॉल्व कराऊंगा, पेपर इसको पढ़ाने के बाद पेपर सॉल्व कराऊंगा, तो देखना उसमें क्वेश्चन कितने सारे इस तरह के बने हुए हैं। इफेक्टिवनेस क्या बोलता है? इफेक्टिवनेस मीन्स इज अबाउट डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग द असाइंड जॉब ऑन टाइम। देखो याद बोल रहा है, सही काम करना, ऑन टाइम पे करना, नो मैटर एट वॉट कॉस्ट। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कितना खर्चा हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है, कॉस्ट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन एफिशिएंसी क्या बोलता है? इज अबाउट डूइंग द जॉब इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। दैट मीन्स हमें कम से कम खर्चा कराना है, लेस कॉस्ट पे। अब का मतलब क्या इसका?
मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम इनपुट, ये दूसरा तरीका है पकड़ने का कि ये एफिशिएंसी की बात कर रहा है कि इफेक्टिवनेस की बात कर रहा है। ये अभी से 2 साल पहले पेपर में आया था ये वाला, पिछले साल भी आया है। कंसेप्ट पूछा गया था, बताओ इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी में डिफरेंस क्या है, सिंपल सा पूछा गया है। और एक सीबीक्यू पूछ लिया गया, बताओ इसमें किसकी बात कर रहा है, इफेक्टिवनेस की बात कर रहा है, एफिशिएंसी की बात कर रहा है, ये ध्यान रखना। तो आपको वर्ड से पकड़ना है। अगर वर्ड बोलता है कि ऑन टाइम, ठीक है, ऑन टाइम बोल रहा है तो बात करता है किसका, इफेक्टिवनेस का। अगर बोलता है इन लीस्ट टाइम तो वो बात करता है एफिशिएंसी का। क्लियर? चलो अब डिफरेंस देखो। अब डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस में क्या है, पहला इट रिफर्स टू कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, ठीक है। और यहां पे क्या बात कर, रिफर्स टू कंप्लीशन ऑफ वर्क करेक्टिवली विथ मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। याद रखना अगला वर्ड क्या है हमारा, मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ, तब हम क्या मानेंगे, एफिशिएंसी मानेंगे। अगला आता है इन सिंपल वर्ड में बोलो, मीन्स डूइंग द राइट थिंग, ठीक है। तो बस काम यहां भी सही कर रहे हैं, काम वहां भी सही कर रहे हैं, लेकिन यहां पे काम क्या है, जल्दी कर रहे हैं और कॉस्ट एफिशिएंटली कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे बात करता है कॉस्ट की। ये जो डिफरेंस है ना, सबसे इजी डिफरेंस याद करने का, सबसे इजी डिफरेंस है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा इसका, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अचीव द रिजल्ट ऑन टाइम। और यहां पे क्या है, परफॉर्मिंग टास्क विथ लीस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स, ठीक है। कोई भी टास्क करें विथ कम, मतलब टाइम से अंदर करें और टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें, और हमारा जो कॉस्ट है वो कम से कम रखना है। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो अभी जो हाईवेज बन रहे हैं हमारे, अब उस हाईवेज में बोला गया काम फिनिश करो, गवर्नमेंट ने बोला कि आपको 1 साल के अंदर काम फिनिश करके देना है। दैट डजेंट मीन कि वो 1 साल में ही देंगे, वो क्या करेंगे, वो जल्दी भी काम कर सकते हैं और इफेक्टिवली काम करेंगे। इससे फायदा क्या होता है, मान लो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, मेरे को काम मिला कि 1 साल में काम करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस काम को जल्दी करूंगा, जिससे कि क्या होगा, मेरा फायदा, क्यों, मेरे को लेबर्स कम रखने पड़ेंगे। जल्दी काम फिनिश हुआ, लेबर्स कम रखा और काम इफेक्टिवली हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा। ये चीज यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि कॉस्ट को अपने कम करो। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ऑन टाइम, इसकी बात करते हैं इज ऑन कॉस्ट। अब याद रखो पुरानी बुक्स में मेंशन नहीं था, पुरानी बुक्स में गलतियां हुई हैं। अब जो नई बुक में आया उसमें लिखा ऑन टाइम कंसेप्ट लिखा हुआ था टर्म्स में, इफेक्टिव में, और ऑन कॉस्ट टाइम नहीं लिखा। तो याद रखना मेन फोकस काम इफेक्टिव में ऑन टाइम, और एफिशिएंसी में हम बात करते हैं किसकी, ऑन कॉस्ट की। क्लियर? ये मैं नोट्स भेज दूंगा ग्रुप पे। अब बात करते हैं, अब कुछ फीचर्स है मैनेजमेंट के, तो क्या क्या फीचर्स हैं। तो पहला चीज, मैनेजमेंट क्या है हमारा, इट इज इंटेंजिबल फोर्स। हम मैनेजमेंट देख नहीं सकते, ठीक है। कहीं जैसे यहाँ हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग टाइम से ज्वाइन किए क्लास, सब लोग टाइम पे आए, तो ये क्या, इट्स अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, पर हमें दिखता नहीं है, ठीक है। सब लोग सुन रहे हो? अब दूसरा क्या है, इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब मैनेजमेंट कब काम करेगा, जब उसके पास स्पेसिफिक एम हो। जैसे इस कोचिंग का एम क्या है कि भाई पास करना बच्चों को, पास कराना बच्चों को जैसे करके, ठीक है। अब आता है परवेसिव, परवेसिव मतलब है कि मैनेजमेंट हर लेवल पे है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में है, इस वर्ड्स का मतलब पकड़ना। अब आता है डायनेमिक फंक्शन, मीन्स मैनेजमेंट क्या होता है, हमेशा चेंज होता रहता है। कैसे चेंज होता है कि भाई मैनेजमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, इंटरनल इन्वायरमेंट से चेंज होगा। मान लो गवर्नमेंट ने कोई नया लॉ लाया, तो मैनेजमेंट को उस लॉ के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, ठीक है। ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट अकेले से काम नहीं करता, मैनेजमेंट एम्प्लॉज सबको एक साथ काम करना, उसके ग्रुप एक्टिविटी अभी इसको पढ़ेंगे आगे कैसे क्या है। कंटिन्यूस प्रोसेस है, मैनेजमेंट स्टैंडिंग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टार्ट किया, हमने प्लानिंग से स्टार्ट किया, हम पहले प्लानिंग करते हैं, फिर हम क्या करते हैं उसको एट द एंड हम लोग उसको कंट्रोलिंग करते हैं। तो देखो हमने प्लानिंग में एक स्टैंडर्ड सेट किया कि भाई हमें 20% प्रॉफिट कमाना है, बट जब एट द एंड हमने देखा कि जो स्टैंडर्ड सेट के 20% वो हो गया 15%, तो क्या हुआ, यहाँ पे हमारे जो परसेंट ऑफ प्रॉफिट वो घट गया। अब उसको सही करने के लिए हम क्या करें, फिर से नया प्लान करेंगे। तो इसलिए बोला गया मैनेजमेंट कभी खत्म नहीं हो सकता, एंडिंग नहीं होता, वो हमेशा मूव करता रहता है, मीन्स कंटिन्यूस रहेगा वो। अब मल्टी डायमेंशनल है, मतलब मैनेजमेंट हम बस एक लोग की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं वर्क पीपल दोनों की। वर्क की क्या काम हो रहा है, दूसरा पीपल का मैनेजमेंट होता है, तीसरा होता है हमारा ऑपरेशंस का। इन सब की बात करेंगे इसमें। अब चलो पढ़ते हैं, इसको बाइफिकेट करते हैं। देखो इतना ही सा एग्जाम में लिखना है, एग्जाम में पेपर में क्वेश्चंस आएंगे तो बेटा इतना लिख लो, काफ़ी होता है, इससे ज़्यादा मत लिखो। ये पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, क्वेश्चंस पूछता है। ये बेटा सब लेट आ रहे हैं क्लास। चलो अब शुरू करते हैं। देखो
अब देखो पहला क्या बोला, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। अब गोल ओरिएंटेड क्यों बोला कि भाई मैनेजमेंट तभी सक्सेसफुल है जब तक मैनेजमेंट के पास एक गोल है। अगर मैनेजमेंट कोई एम नहीं होगा दैट मीन्स वो मैनेजमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो हमेशा क्या बोला है, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ सिंपल क्लियर एंड स्टेटेड गोल्स which are the basic reason for its existence. Management unites the efforts of the individual in an organization towards achieving these goals. याद रखना, इसमें बात किया गोल्स ओरिएंटेड मीन्स कि गोल होता है तभी वहां पे हम वर्क कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। दूसरा बोल रहा है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव मतलब हर एक लेवल पे है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। नाउ मैनेजमेंट इज कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल। मीन्स सिंपल सी बात कर रहे हैं, चाहे वो एनजीओ की बात कर रहे हैं, चाहे हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, किसी की बात कर रहे हैं, सब में मैनेजमेंट होता है। कोई भी ऐसा कोई ऑफिस नहीं, ऐसा कोई बिजनेस नहीं जहां पे मैनेजमेंट ना हो। ठीक है, चलो। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल फॉर द गवर्नमेंट कंपनी, स्कूल्स, प्राइवेट कंपनी और एनजीओ। इन सब के बारे में बात किया गया, इन सब में मैनेजमेंट होता है। अगला क्या बोला, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। तो मैनेजमेंट इज कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट हैज 3 डायमेंशन। याद रखना, क्वेश्चन पूछता है कि बताओ मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल क्यों है। तो याद रखना मैनेजमेंट यहाँ पे 3 लोग की बात करता है। पहला वर्क, पीपल, ऑपरेशन। वर्क मीन्स कि आप कौन से वर्क आप असाइन कर रहे हो। दूसरा है कि आप कौन से लोगों को असाइन कर रहे हो। देखो सिंपल सा अगर हिंदी में बताए तो भाई क्या काम असाइन करना है, किनको असाइन करना है और कैसे काम करवाना है। ये तीनों है मैनेजमेंट। क्या बोला मैंने, क्या वर्क असाइन करना है उस एम्प्लॉय को, दूसरा किस एम्प्लॉय को वर्क असाइन करना है, तीसरा कैसे आपको काम करवाना है। ये तीनों मैनेजमेंट होता है। ठीक है, चलो। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, जो मैं हिंदी में बोला उसको लिख लो। फॉर एग्जाम्पल बोला मैनेजमेंट ऑफ वर्क, तो आपको क्या लिखना है, हियर मैनेजमेंट एम्फसाइज ऑन असाइनिंग द वर्क और अ जॉब टू एन एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन। अब बोलता है मैनेजमेंट बाय पीपल, तो उसका मतलब क्या होता है, देखो मैनेजमेंट बाय पीपल बोला दैट मीन्स कि हाउ टू प्लेस अ राइट पर्सन टू अ राइट जॉब। इसमें बोला ऑपरेशन मीन्स हाउ टू मेक द वर्क, हाउ टू मेक द पीपल वर्क फॉर अ सिंगल गोल, मीन्स ऑब्जेक्टिव्स के लिए इसको ऑपरेशंस बोला गया हमारा। अब आता है हमारा मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब मैनेजमेंट को कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों बोला गया है, इट इज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूएशन कंपोजिट बट सेपरेट फ्रॉम फंक्शंस परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर्स एट ऑल टाइम। अब इसका मतलब क्या बोला कि मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस तो है लेकिन हर मैनेजर का जो फंक्शन है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजर, मान लो देखो एक कंपनी है सपोज करते हैं, इसमें 3 मैनेजर्स हैं। एक मैनेजर है सेल्स वाला, एक है हमारा प्रोडक्शन वाला जो गुड्स बना रहा है, और एक है हमारा है एचआर। ये तीनों मैनेजर्स हैं। अब इनका क्या है, इन तीनों का फंक्शन अलग अलग है लेकिन इनका जो प्रोसेस सेम रहेगा। इन सबके पास एक स्टैंडर्ड सेट है, इनके पास कंट्रोल है। ठीक है, सबके पास अलग अलग स्टैंडर्ड्स होगा। तो इसलिए बोला है कि जो मैनेजमेंट है कंटिन्यूस तो है लेकिन हर मैनेजर का अलग अलग फंक्शन होते हैं। ठीक है, 3 अलग अलग फंक्शन है, तो इसलिए बोला गया। अब मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी क्यों बोल रहे हैं बेटा, all individuals in organizations contributes towards achieving the goals set by organization। मीन्स अब लोग काम क्यों कर रहे हैं, जिससे कि कंपनी का जो गोल है वो हासिल कर पाए, जो कंपनी का गोल है उसे अटेन कर पाए। तो उसके लिए ग्रुप एक्टिविटी बोला। याद रखो अगर सपोज करो एम्प्लॉइज अगर अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखेगा, वहीं पे जो मैनेजर अपना इंटरेस्ट देखेगा, तो दैट मीन्स कंपनी का गोल कभी भी हासिल नहीं होगा। जो उनका ओरिएंटेड गोल है, जो उनका एम हो, कभी हासिल नहीं होगा। क्यों, इसके लिए आपको मैनेजर पीपल सबको साथ में काम करवाना होगा। तब जाके कैसा काम कराओगे, जब आपके पास कोई सा गोल सेट होगा तभी होगा। और ये कब होगा, जब सब मिलकर काम करेंगे तभी जाके वो गोल अचीव होगा। इसलिए बोला गया कि सबको अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। इन सबको लिखने का तरीका आपके वर्ड्स में होगा, लिख दो, पर आपका जो हेडिंग होगा मेन, जैसे मैंने लिखा है ना मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, आपका ये मेन हेडिंग सही होनी चाहिए। अंदर आप अपने मन से लिख सकते हो कुछ भी बना के, कुछ भी इन सेंस इस पॉइंट से बना के। ठीक है, बाकी आपका पॉइंट हेडिंग मेन हेडिंग सही होना चाहिए। अगला आता है मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। अब मैनेजमेंट डायनेमिक मतलब क्या होता है, चेंज होता रहता है। और ये क्यों चेंज होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। देखो
It has to adapt itself to its changing external environment, which consists of various social, economical, political factor. For example, जो जीएसटी आया था, तो जीएसटी क्या था, एक एक्सटर्नल फैक्टर था जिसको मैनेजमेंट को कोप अप करना पड़ा. जब जीएसटी आया तो क्या हुआ, अब मैनेजमेंट चेंज उस हिसाब से हुआ. चेंज इन सेंस उन्होंने उसको अडाप्ट किया, जीएसटी को अडाप्ट किया. मैनेजमेंट को टाइम लगता है लेकिन वो अडाप्ट करता ही करता है, इसलिए बोला है मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन. अगला आता है मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स. कैसे, हम देख नहीं सकते पर हम फील कर सकते हैं पे मैनेजमेंट है. फॉर एग्जाम्पल आपने स्कूल जाते होगे, वहाँ पे स्कूल में टीचर्स टाइम पे आ रहे, क्लास में टाइम पे अटेंडेंस हो रही, टाइम पे प्रेयर्स हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि हर जगह मैनेजमेंट है पर हमें दिखता नहीं, पर हम फील कर सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा, हम बोलते हैं ना, यही रीज़न है. अब आपका काम क्या है कि इसको गो थ्रू कर लो एक बार और कोई भी डाउट से पूछो. 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं. चलो माइक ऑन कर सकते हो, जिसको जो डाउट्स पूछना पूछ लें. सब में से वैसे क्लास में पढ़ाया हुआ है, जो लोग क्लास में नहीं थे वो पूछ सकते हैं, बाकी क्लास में पढ़ाया हुआ है. बताओ शशांक, किसका माइक ऑन हुआ? हाँ तो तुम अभी हो, अभी पढ़ो. जो नहीं थे क्लास में, जैसे अरुणिमा क्लास में नहीं थी, तुम नहीं थे, और शशांक शायद नहीं था. शशांक थे, तुम नहीं थे क्लास में? थे ना. सीता क्लास में थी, और नवनीत क्लास में थे कि नहीं थे तुम इसमें? नवनीत गायब है, बस वो लॉगिन करके गायब हो गया है. तुम्हारी क्लास नहीं थी, तुम शांत रहो, माइक ऑफ करो, कूटूंगा, भगा दूंगा. हाँ ठीक है. आदि और दिया अपने डाउट्स पूछे जो भी है. हम्म, चलो ठीक है. सब लोग थे ना क्लास में, क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं. ये बताओ मैनेजमेंट को परवेसिव क्यों बोला गया? आज मैं क्वेश्चन पूछा भी था, बताओ मैनेजमेंट को परवेसिव क्यों बोला गया? चलो मैं इसको नीचे कर दे रहा हूँ. अब जरा पढ़ो, मैनेजमेंट को परवेसिव क्यों बोला गया है. मैनेजमेंट इज कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल. सिंपल सा मतलब है, इसको और इजी करो तो बोल सकते हो मैनेजमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल दी लेवल्स एज वेल एज इन ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन. मतलब हम बात करें टॉप, मिडिल, लोअर की, सब में मैनेजमेंट परवेसिव मीन्स हर जगह मैनेजमेंट प्रेजेंट है. इसका मतलब सिंपल ये है. सेम लिखने का मतलब नहीं, आप अपने मन से लिख सकते हो. जैसे मैंने बोला management is all pervasive means management is present in all the organization in all the levels of management. ठीक है, क्लियर है? बाकी बाकी एक बार रीड करना, डाउट्स लेके आना, अगले डाउट्स क्लियर कर दूंगा मैं. अब अगला चलते हैं हम लोग. अब अगला है हमारा मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स. अब मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? अब बेटा इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना. क्या क्या देखो, बच्चे लोग उसमें गलती क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को सोशल में लिख दिया, सोशल को पर्सन में लिख दिया, ऐसे इंटरचेंज करते हैं. इन सबका अलग अलग है. अब मैनेजमेंट क्यों बना? तो सबसे पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव्स को बांटा गया 3 हिस्सों में. तो पहला बांटा गया इसको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में, फिर सोशल में बांटा गया, फिर पर्सनल में बांटा गया. अब ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक बिजनेस क्यों स्टार्ट होता है? ठीक है, बिजनेस स्टार्ट होता है प्रॉफिट के लिए, ठीक है, सर्वाइवल के लिए और ग्रोथ के लिए. तो पढ़ते हैं कैसे. नौ, इसके 3 हैं, याद रखना. सर्वाइवल, देखो जब भी कोई बिजनेस शुरू होगा तो उसका मेन काम होगा मार्केट में विस्टैंड करना, मार्केट में टिके रहना. तो टिके रहने को हम बोलते हैं सर्वाइवल. दैट मीन्स अपने कॉस्ट को कवर करना. ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट. याद रखना, सर्वाइवल का मीनिंग है ये होता है अपने खर्चे को कम करना, मतलब बराबर कर देना, फिर उसको कवर करना. प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट है जो आपने रिस्क लिया है उसका फायदा. ठीक है, कवर कॉस्ट टू रिस्क. प्रॉफिट किस लिए होता है? ग्रोथ क्यों है? सपोज कर आपका प्रॉफिट बहुत हाई है, अब आपका काम क्या है, अपने बिजनेस को और डाइवर्सिफाई करना, तो उसको बोला गया ग्रोथ. दैट मीन्स टू इंप्रूव इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स. अब आता है देखो सर्वाइवल में क्या है हमारा. सर्वाइवल अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट का मीनिंग है. सर्वाइवल का मतलब है, बच्चों को पता नहीं होता सर्वाइवल का मतलब क्या है. सर्वाइवल का मतलब ये होता है कि अपने कॉस्ट को कवर करना, जो भी आप खर्चा कर रहे हो उसको कवर कर लो. Management by taking positive decision with regard to different business activities ensures survival of business for long term. अगला ऑब्जेक्टिव क्या इसका है? वो है प्रॉफिटेबिलिटी, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना, बरकरार रखना. अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो. प्रॉफिट प्रोवाइड्स अ वाइटल इंसेंटिव फॉर द कंटिन्यूअस सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज. अब देखो, सपोज करो कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ है, अब
जो एक बिजनेसमैन है वो बिजनेस कब करना चाहेगा? पहला, जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो पहले अपना कॉस्ट कवर करेगा, अब उसका कॉस्ट कवर हो गया, अब वो प्रॉफिट कमाना शुरू करेगा। अब जो प्रॉफिट होता है वो उसका मोटिवेशन होता है, प्रॉफिट होगा तभी वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो वो अपने बिजनेस को बंद करने की कोशिश करेगा। ठीक है। दूसरा क्या आ गया, अब मान लो प्रॉफिट बहुत हो रहा है, अब वो प्रॉफिट बचा के जेब में नहीं रखेगा, वो क्या करेगा, वो उसको री इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्रोथ के लिए करेगा। ग्रोथ इंडिकेट्स हाउ वेल इट एक्सप्लॉइट द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी, मींस ग्रोथ का मतलब क्या है, कैसे वो जो अपॉर्चुनिटी है उसको सीज करें, उसको कैसे उसको हासिल करें। Now, growth of the business can be measured in terms of sales volume increase, number of employees, product, etc. ठीक है, ऐसे पता करेंगे। मान लो अगर आपका सेल्स बढ़ रहा है तो दैट मीन्स आप प्रॉफिट में हो, आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज हुए तो आपके प्रॉफिट में, उससे क्या हुआ, आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है, गुडविल बढ़ेगा। ये तीन तीन याद रखना फिर से, सर्वाइवल, प्रॉफिट और तुम्हारा ग्रोथ, तीनों है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब आता है हमारा क्या, अगला आएगा हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हमारे। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है, सिंपल भाई, सोसाइटी के क्या कर रहे हैं आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, आप अच्छी क्वालिटी गुड सप्लाई कर रहे हैं, उसकी बात करते पढ़ते हैं। इट is to provide quality product at a reasonable rate and generating employment opportunity for the disadvantaged section of people। इसके ऊपर रीड कर लो, फिर बताओ डाउट्स क्या है। चलो, कोई डाउट्स है इसमें, क्या है ऊपर वाले में? नहीं ना। अब देखो, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में बस दो चीज़ की बात करते हैं, हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, दूसरी बात करते हैं गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स की। ठीक है। और देखो, टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज लाइक स्कूल्स, इसका नहीं लिखना, सर्विसेज एंड एम्प्लॉयज टू एम्प्लॉय, देखो इसका मतलब होता है एडिशनल बेनिफिट, लिख दो सिंपल सा, ये वर्ड मत लिखना, एडिशनल बेनिफिट बोलेंगे हम लोग, एडिशनल बेनिफिट टू एम्प्लॉयज एंड बाय यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। अब देखो, जितने भी बड़े बड़े लोग बिजनेसमैन हैं, मान लो अडानी है, ठीक है, अंबानी है, सबका एक स्कूल है। स्कूल क्यों खुला हुआ है? फॉर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स। उन्होंने बहुत से गाँव को क्या करते, गोद ले रखा है बोलते नहीं हम लोग। ठीक है। और क्या कर रखा है, वंतारा एग्जाम्पल है कि भाई वहाँ पे बर्ड सेंचुरी या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बचा रहे हैं। तो ये सब क्या, ये इट्स अ पार्ट ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ये क्यों है? जिससे कि उनकी सोसाइटी में गुडविल बढ़े, इसलिए ज़रूरी है। गुडविल बढ़ाने के लिए वो सोशल ऑब्जेक्टिव ज़रूरी होता है हमारा। क्लियर। अब अगला पढ़ते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब होता है क्या, ये बात करते हैं हम एम्प्लॉयज़ की, इनके क्या होते हैं, इंक्लूड्स मीटिंग द फाइनेंशियल नीड्स लाइक कॉम्प्लीट सैलरी, पर्क्स, सोशल एंड सेफ्टी नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। यहाँ पे हम बात करते हैं एम्प्लॉयज़ की, उनको कितना अच्छा सैलरी दे दें। देखो, दो लोग हैं, एक मैनेजर है और उसके एक अंडर उसके एक एम्प्लॉय है, तो डैट डजंट मीन कि इनको हम बराबर सैलरी दें। इसलिए बोला कॉम्पिटिटिव सैलरी, मतलब होता है कि मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में सेम पोस्ट पे एक पर्सन है, अब दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम पोस्ट पे एक पर्सन है, तो कोशिश करो कि दोनों की सैलरी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, मीन्स कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, मतलब काम भी सेम है तो सैलरी भी सेम होनी चाहिए, सेम लेवल की बात कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है वो बिजनेस जो जॉब छोड़ के नहीं भागता, अगर जॉब छोड़ के भागेगा डैट मीन्स हमारा खर्चा बढ़ेगा कंपनी में। ठीक है, इसलिए बोला एम्प्लॉयज इनको कॉम्पिटिटिव सैलरी देनी चाहिए। ठीक है। चलो, कोई डाउट इसमें किसी को? अब देखो, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, अब जरूरी क्यों है। पहला काम हमने जो पढ़ा, इंक्रीजेस एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए है, अचीविंग ग्रुप गोल, क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब जो हमने ऊपर ऑब्जेक्टिव पढ़ा ना, उन सबको यहाँ इंपॉर्टेंस लिख दो, सबसे सिंपल याद करने का। जो हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा ना कि हर एक
मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, वही यहाँ पे उसका इंपॉर्टेंस है। सेम पढ़ते कैसे, पहले हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। पता है भाई यहाँ पे मैनेजमेंट क्रिएट्स टर्म्स एंड टीम एंड कोऑर्डिनेट्स विद इंडिविजुअल टू अचीव इंडिविजुअल गोल्स अलोंग विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब देखो सपोज करो ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है। अब क्या हुआ, अगर कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होगा डैट मीन्स जो एम्प्लॉय वहां काम कर रहे हैं उनकी सैलरी भी इंक्रीज होगी होगी, तो वो भी गिना गया हमारा। दूसरा, इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी बाय यूजिंग रिसोर्स इन बेस्ट पॉसिबल मैनर्स टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। याद रखना मैनेजमेंट एफिशिएंट कब होगा, जब वो कम कॉस्ट पे गुड्स बनाएगा और अपना जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करेगा। अगला आता है क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हेल्प्स टू एम्प्लॉयज टू ओवरकम देयर रेजिस्टेंस टू चेंज एंड अडैप्ट एज पर चेंजिंग सिचुएशन टू एंश्योर इट्स सर्वाइवल ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिव एज। अब सुनो, अब एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कोई इकोनॉमी में कोई नया मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी आया, एडवांस टेक्नोलॉजी। अब जो हमारा प्री एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज उनको नहीं आता, अब क्या करेगा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट उनको ट्रेनिंग देगा। तो सिंपल सी बात है, जो मैनेजमेंट है वो ट्रेनिंग देता है अपने एम्प्लॉयज को जिससे कि वो नई टेक्नोलॉजी से रूबरू हो पाए, ठीक है, समझ पाए। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, कंपनी का गुडविल बनी रहेगी और एम्प्लॉयज का स्किल भी डेवलप होता रहेगा, इसलिए बोला गया। ठीक है, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप मैनेजमेंट हेल्प्स द इंडिविजुअल इन अचीविंग पर्सनल गोल्स while working together organizational objectives। ठीक है, क्या बोल रहा है, हर पर्सन का पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सैलरी ज़्यादा करना, उनको अच्छी बेटर वर्किंग कंडीशन देना, वो सब होता है। कैसे होगा, जब ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में होगी, जो कि उसका एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होता है। जब वो फॉलो करेंगे, जब वो फुलफिल होगा, तब जाके एम्प्लॉयज भी फुलफिल करेंगे अपने सारे डिमांड्स को। अब पढ़ते हैं हम ये डेवलपमेंट सोसाइटी। अभी हमने जैसे पढ़ा ऊपर सोशल ऑब्जेक्टिव्स में कि भाई अगर इकोनॉमी डेवलप होगी तो भाई हमारा सोसाइटी डेवलप सॉरी कम, जब बिजनेस डेवलप होगा प्रॉफिट के थ्रू, तब हमारा सोसाइटी डेवलप कैसे डेवलप होगा कि हम गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स सप्लाई करेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, हम यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट्स देखो, सेम पॉइंट ऊपर लिखा उसी को अपने टर्म्स में लिख दो। मेन काम है आपको लिखने का तरीका आना चाहिए अच्छा। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना होता, आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए, मेन मेन पॉइंट्स लिखो। सारे पॉइंट्स नहीं आते लिखने, 5 पॉइंट नहीं पूछेगा, मुश्किल से 2 से 3 पॉइंट पूछते हैं। पेपर इजी होता है लेकिन पेपर समझना कठिन होता है। अब पढ़ते हैं मैनेजमेंट को आर्ट। नेचर मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट आर्ट भी है, मैनेजमेंट साइंस भी है, मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है। अब प्रोफेशन कैसे है वो बताएंगे, कंप्लीट प्रोफेशन नहीं है हमारा। अब मैनेजमेंट एज आर्ट क्यों बोला गया, देखो सिंपल सी बात है, सपोज करो मैं टीचर हूं तो हर कोई टीचर नहीं बन सकता। सेम वे अगर एक मैनेजर है तो हर कोई मैनेजर नहीं बन सकता। क्यों, मैनेजर को अपना स्किल यूज करना पड़ता है, अपना क्रिएटिविटी यूज करनी पड़ती है। तो पढ़ते हैं आर्ट का मतलब क्या है। तो आर्ट मीन्स refers to skillful and personal application of existing knowledge acquired through study, observation and experience। ठीक है, अपनी पर्सनल क्रिएटिविटी को यूज करो। कैसे, आप कब किए, आप पढ़ के अपने उसको एक्वायर किया है, ऑब्जर्व करके एक्सपीरियंस करके। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। मतलब आजकल एमबीए पढ़ाई होती है एमबीए की, तो एमबीए की पढ़ाई मतलब मैनेजमेंट पढ़ाई होती है, बीबीए की मैनेजमेंट पढ़ाई होती है, तो इसलिए बोला थ्योरेटिकल नॉलेज जो हम पढ़ रहे हैं बीएसटी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। Systematic and organized study materials is available to acquire theoretical knowledge, and experts in the respective field apply this principle to their respective art form। ठीक है, मतलब देखो मैं पढ़ रहा हूँ, एमबीए करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन उस स्टडी को कैसे अप्लाई करना हर किसी को नहीं आता, तो इसीलिए उसको आर्ट बोला गया, एक स्किल बोला गया। अब आता है हमारा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। दिस मीन्स द यूज ऑफ बेसिक नॉलेज differs from the person to person and thus it is a very personalized concept। means ये जो नॉलेज है वो पर्सन टू पर्सन वराई करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 2 मैनेजर्स हैं और एक कॉमन सिचुएशन है, तो उन दोनों मैनेजर्स का उस सिचुएशन से हैंडल करने का तरीका भी अलग अलग होगा, इसलिए बोला गया कि यहाँ पे पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है। ठीक है, हर पर्सन का करने का, दिमाग लगाने का तरीका अलग होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा क्या है, दैट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ठीक है,
जैसे आर्ट होता है, कोई भी ड्राइंग बनाना इजी नहीं होता, आप शुरुआत में प्रैक्टिस करते हो, डेट मीन्स सेम वे हम मैनेजमेंट भी मैनेजर्स को मैनेजमेंट सीखने को प्रैक्टिस करना पड़ता है. नाउ art involves creativity and practice of the experts. For example, the music created by musician are different through though the musical notes used are same. मतलब सारे गा मा पा होता है तो हर किसी को आता है सारे गा मा पा, लेकिन उसका कैसे यूज करना है, किस फॉर्म में यूज करना है, वो एक आर्ट है. ठीक है, हर सिंगर इसका यूज अलग अलग करता है, पर नॉलेज सबको सेम है. अब लिखा देखो, every manager has its own unique style of managing things and people. He or she uses his creativity in applying management techniques. His skills improve the regular application. ठीक है, ये सब तरीका है. Since all features of the art are present in management, so it is called art. अब क्वेश्चन सुनो क्या बनेगा. सिंपल क्वेश्चन बनता है कि बताओ हम मैनेजमेंट को आर्ट्स क्यों बोलते हैं. तो मैनेजमेंट को हम आर्ट्स इसलिए बोलते हैं. ये 3 पॉइंट्स लिखोगे, समझाओगे, फिर बोलो कि एक मैनेजर को ये तीनों चीज आनी चाहिए. क्लियर? क्लियर है सबको? भैया रट लेना देख के इसको, बुक से चाहे ना पढ़ो, इस नोट से पढ़ लो, बेटर है. याद करने, बुक से रेफरेंस लो, इससे पढ़ो. ठीक है, चलो. अब भाई मैनेजमेंट को हमने साइंस क्यों बोल दिया. साइंस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज साइंस. साइंस मतलब होता है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. तो सेम वे जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट एक बार में नहीं निकला. अभी आप सेकंड चैप्टर जब पढ़ोगे तो उसमें क्लियर होगा कि मैनेजमेंट एक बार में नहीं बना था. पहले क्या हुआ, शुरुआत जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था तो लोगों ने नोटिस करना शुरू हुए कि भाई कैसे लोग गलती करते, उसको एक पर्सन कैसे हैंडल कर सकता है. तो वहां से मैनेजमेंट बना. मैनेजमेंट एक टाइम में नहीं बना, मैनेजमेंट स्टेप बाय स्टेप बना है. गलती हुई, फिर सही हुई, फिर गलती हुई, फिर सही हुई, ऐसे करा गया है. तो इसलिए बोला गया है साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन जनरल ट्रूथ which can be tested anywhere anytime. These features of science are as follows. Systematic body of knowledge, इसको बोला गया है. दूसरा, दो systematic body of knowledge क्यों बोला गया है, based on the cause and effect relationship, इससे बोला, इस रीजन से बोला गया है. ठीक है, जैसे साइंस में होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होता है, सेम इसमें होता है. ठीक है, अगला, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन. ये साइंटिफिक प्रिंसिपल कौन दिया था, टेलर ने दिया था. ये आप अगले क्लास में पढ़ोगे कि जो प्रिंसिपल्स बनाए गए वो बनाए गए थे ऑब्जर्वेशंस पे. जैसे हम नोटिस करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गड़बड़ी हो, कुछ भी फंक्शन हो रहा है, अगर वो सही से नहीं हो रहा प्रॉपर वे, तो उसको हम सही करते हैं. ठीक है, कौन सही करता है, जो हेड होता है. ठीक है, उस टाइम मैनेजर नाम नहीं रखा गया था, उस टाइम हेड रखा गया था, भाई जो पर्सन बाकी सबको कंट्रोल कर रहा है, बाकी सबको चेक कर रहा है. अब आया यूनिवर्सल वैल्यूबिलिटी. ठीक है, जैसे कि साइंस फैक्ट्स पे डिपेंड करता है ना, वैसे मैनेजमेंट भी फैक्ट्स पे डिपेंड करता है, इसलिए बोला गया यूनिवर्सल वैलिडिटी बोला गया इसको. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी और एप्लीकेशन. हर जगह अप्लाई होता है, हर जगह, कहीं भी ऐसा जगह नहीं जहाँ पर साइंस अप्लाई ना हो. सेम वे मैनेजमेंट भी होता है, इसलिए मैनेजमेंट को साइंस बोला गया. अब अगर क्वेश्चन आता है कि वाई वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज अ साइंस, तो कैसे बोलेंगे, मैनेजमेंट हैज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज and its principles are developed by over a period of time based on repeated experiment and observation which are universally applicable but they have to be modified according to the given situations. ठीक है, तो ये आंसर इसका क्यों बोला गया, आपको इन 3 पॉइंट समझा देना है, फिर आपको एट द एंड लिख देना है. अब क्या लिखोगे एट द एंड, एज द प्रिंसिपल मैनेजमेंट आर नॉट एज एग्जैक्ट प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस सो इट मे बी कॉल्ड एन इन एग्जैक्ट साइंस. मतलब इसको हम प्योर साइंस नहीं बोलेंगे. क्यों, क्योंकि देखो अगर मान लो हमने पढ़ा था कि भाई ये जो H2O को अगर H2 को O2 से मिलाओगे H2O बनता है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत भी यही बनेगा. लेकिन मैनेजमेंट में हम चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए इसको एग्जैक्टली साइंस तो नहीं बोला गया, लेकिन उसको साइंस बोला गया है, प्योर साइंस नहीं बोला, एक तरह से एग्जैक्ट साइंस बोला, थोड़ा सा इन एग्जैक्ट साइंस. अब इसको प्रोफेशन क्यों बोला गया. ठीक है, प्रोफेशन क्यों बोला गया है, क्योंकि देखो प्रोफेशन मीन्स ऑक्यूपेशन फॉर विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल आर रिक्वायर्ड एंड एंट्री रेस्ट्रिक्टेड. हमने पिछले साल क्लास 11 बीएसटी में पढ़ा था प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस, डिफरेंस पढ़ा था. उस प्रोफेशन में क्या बोला गया था कि प्रोफेशन वहाँ है जहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट होता है, प्रोफेशन वहाँ है जहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, वो वहाँ प्रोफेशन वो है जहाँ पे कोई एक बॉडी जो हमें जज कर रही है. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है तो उसको एमबीबीएस करना जरूरी है, तो इसका कोड ऑफ कंडक्ट है ये. सीए है, उसको आईसीआई का पेपर देना जरूरी है. ठीक है,
तो देखो पहला क्या है, इसको बोला वेल डिफाइंड नॉलेज, नॉलेज बोला कि मीन्स जहाँ पे आपको प्रिंसिपल पढ़ना है, कंसेप्ट पढ़ना है, टर्म्स एंड एक्टिविटी दैट मेक्स अ प्रोफेशन डोमेन, आपको ये सब की पढ़ाई करनी होगी पहले। एमबीए की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हम एमबीए की बात कर रहे हैं, एमबीए हमको ये सब करना है, मीन्स बीएसटी भी एक एमबीए का पार्ट ही है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, देखो इंडिया में तो नहीं मान सकते हम, लेकिन जो बड़े बड़े एमएनसीज है, फॉर एग्जांपल अमेजोन हो गया, आपका विप्रो हो गया, ये सब बड़े बड़े एमएनसीज है, वहाँ पे अगर आपको एज अ मैनेजर बनना है तो आपको एमबीए करना ज़रूरी है, एमबीए आपका मैंडेटरी होता है। तो इसलिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री हम एक बार में कह सकते हैं कि भाई अगर आपने एमबीए नहीं किया दैट मीन्स आप वो प्रोफेशन नहीं चूज कर सकते, आपको जॉब नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे क्या बोला, द एंट्री ऑफ एवरी प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन और थ्रू एजुकेशनल डिग्री। ठीक है, डिग्री की बात की हमने, एमबीए की डिग्री की बात करें, सेम वे एग्जामिनेशन में बात करें, एमबीबीएस की बात करें, अगर डॉक्टर बनना है तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, मतलब एक ग्रुप होता है, एक संगठन है। फॉर एग्जाम्पल सीए करने के लिए आपको आईसीएआई के पेपर को, इसके रूल्स गाइडेंस को आपको फॉलो करना होगा। आईसीआई एसोसिएशन है जो सीए को जज करता है, तो सीए भी एक तरह से प्रोफेशन है हमारा। डॉक्टर में एमबीबीएस, एम्स, ये सब होते हैं। ठीक है, ऑल प्रोफेशंस आर एफिलिएटेड टू द प्रोफेशनल एसोसिएशन which regulates entry and frame codes of conduct related to the profession. For example, IMA, Indian Medical Association, IMA होता है Indian Medical Association, इसके अंडर हर एक डॉक्टर को अपने आप को रजिस्टर करना होता है। ठीक है, आईसीआई सीए के लिए है, सीएमए के लिए है, ठीक है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए, सबके लिए है। सीए तो आपको सबको पता है सीए क्या होता है। ठीक है, इनके लिए एक प्रोफेशनल बॉडी बनी है, एसोसिएशन बना है। ठीक है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। All professions are bounded by code of conduct which guides the behavior of its member. ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं वो सब बाउंडेड हैं एक रूल्स एंड रेगुलेशन से। ठीक है, देखो अब आता है सर्विस मोटिव। यहाँ पे जो आप काम करो सर्विस है, आपको यहाँ पे फीस मिलता है, ना कि कोई सैलरी मिलती है। सीए को सैलरी नहीं, उसको मिलती है फीस। डॉक्टर को भी फीस मिलती है। ठीक है, सैलरी अगर मिलेगी तो एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा वो, यहाँ पे फीस चार्ज कर, लॉयर जो होता है वो फीस चार्ज करता है, लॉयर भी एज अ प्रोफेशन है। तो इन सब को देख के लग रहा है हमें कि वो एक तरह से प्रोफेशन हम कह सकते हैं। लेकिन याद रखो, क्वेश्चन जब बनता है कि बताओ मैनेजमेंट प्रोफेशन है कि नहीं है, तो सिंपली आपको लिखना है मैनेजमेंट इज ओनली अ डेवलपिंग प्रोफेशन। अभी प्रोफेशन बना नहीं है। ये करण गुप्ता कौन है भाई, किसी को पता है? हाँ, शशांक, सीता, करण गुप्ता कौन है? नहीं पता? तो एक्सेप्ट करें ना करें? नहीं करता एक्सेप्ट। चलो आगे पढ़ते हैं। अब देखो, अभी कंफर्म नहीं है यार, आगे को गाली वाली देने लगा तो सुनना चलो बैठे, ठीक है? मैं, चलो देखते हैं। हाँ हर्ष है, ठीक है ठीक है ठीक है, हर्ष है। चलो चलो पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, दस इट इज नॉट फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन लाइक डॉक्टर्स, लॉ एक्सेट्रा। याद रखो, प्रोफेशन सारे फीचर्स फुलफिल नहीं कर रहा, लेकिन कुछ तो कर रहा है, तो इसलिए बोला गया प्रोफेशन इज अ, जो मैनेजमेंट है वो डेवलपिंग प्रोफेशन है, उसको तुम 100% प्रोफेशन नहीं बोल सकते हैं। क्लियर? तो याद रखना, बच्चे लोग गलती इसमें भी कर देते हैं कि भाई क्वेश्चन आया कि बताओ प्रोफेशन, जो मैनेजमेंट है प्रोफेशन है कि नहीं है, तो बच्चे कह देंगे यस इट इज़ अ प्रोफेशन। नहीं बेटा, वो डेवलपिंग प्रोफेशन है, अभी प्रोफेशन 100% हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी उसके कुछ ही फीचर्स मैच करते हैं प्रोफेशन से, पूरा फीचर्स मैच नहीं करते। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं हम लोग। अब आता है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट कितने लेवल्स हैं? मैनेजमेंट के हमारे 3 लेवल्स हैं। पहला है हमारा टॉप, मिडल, लोअर। लोअर में दोनों आएंगे। ठीक है, टॉप में कौन आता है? जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जितने भी सीईओ हैं, सीएफओ हैं। ठीक है, मिडिल में कौन आता है? डिपार्टमेंट हेड आते हैं, मैनेजर्स आते हैं, और डीन ऑफ द कॉलेज स्कूल। मीन्स आप अगर बात करो तो प्रिंसिपल अपने स्कूल के, तो प्रिंसिपल आते हैं मिडिल मिडिल मैनेजमेंट में, और जो सीईओ हैं हमारे, वो हमारे टॉप लेवल में आते हैं। ठीक है, और इसमें कौन आता है? जितने भी सुपरवाइजर्स हैं, मीन्स कोऑर्डिनेटर्स की बात करें हम लोग, कोऑर्डिनेटर्स इसमें आते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़। अब इनका भी काम अलग अलग है, याद रखो। टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन आता है? सीईओ आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, एमडी आते हैं, जीएम आते हैं, वीपी आते हैं। वीपी मीन्स वाइस प्रेसिडेंट की बात करें हम लोग। इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम है ऑर्गेनाइजेशन का गोल बनाना, गोल मीन्स एम बनाना, पॉलिसी बनाना, स्ट्रैटेजी,
ऑन फॉर्मुलेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग, ये सब इनका मेन फंक्शन है। ठीक है, अब इसके आगे अगला आता है हमारा क्या, मिडिल मैनेजमेंट क्या है हमारा। मिडिल में आता है डेजिग्नेशन एंड फंक्शंस। इसका काम क्या है, सिंपल सा काम देखो, इसमें कौन कौन आ रहा है हमारा, कंप्राइज डिपार्टमेंटल, सब डिपार्टमेंटल एंड डिविजनल हेड। याद रखना, डिपार्टमेंटल, सब डिपार्टमेंटल, डिविजनल हेड, ये तीनों एक में आते हैं, मिडिल में आते हैं। टॉप में सिर्फ सीईओ, एमडी, जीएम, वीपी और डायरेक्टर्स आते हैं, बस उसके लिए कुछ और नहीं आता। इनका टास्क क्या है, द मेन टास्क इज एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। मींस जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो पॉलिसीज बनाई है, इनको ये फॉलो अप कराते हैं, इनको ये मतलब गेन करते हैं, जिससे वो अगले स्टेप पे जा सके। प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप एंड अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज एंड इशूइंग इंस्ट्रक्शंस एंड मूविंग मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज। इनका काम है भाई मोटिवेशन, ये सब करना, सब इनका काम। सिंपल सा बात है, इनका काम क्या है, जो टॉप लेवल का जो मैसेज है उसको फॉलो अप करके नेक्स्ट लेवल पे ले जाना। अब नीचे लेवल पे क्या था, इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑपरेशनल लेवल, इसको बोलते हैं लोअर लेवल, इसका दूसरा नाम होता है ऑपरेशनल लेवल। अब यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे मेन काम हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ फोरमैन एंड सुपरवाइजर्स। फोरमैन कौन होता है पता है, फोरमैन एक पर्सन होता है जिसके अंडर 3-4 लोग काम कर रहे होते हैं, उसका काम है उन 3-4 लोगों पे नजर रखना। सुपरवाइजर तो सेम काम करते हैं चीज। इनका मेन टास्क क्या है, टू इंश्योर actual implementation of policies as per direction of top and middle level manager, and also to bring workers grievance before the management and maintain discipline among the workers। see मतलब अब क्या हुआ, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने क्या किया, एक पॉलिसी बनाई। अब उस पॉलिसी को मिडिल लेवल ने क्या किया, उसने फॉर्मुलेशन कराया, किसके थ्रू, सुपरवाइजर के थ्रू। अब यहाँ सुपरवाइजर काम क्या होता है, सुपरवाइजर काम है कि पॉलिसीज को फॉलो अप करना, दूसरा जो भी दिक्कतें हैं, जो भी ग्रीवेंस है, वो लोअर लेवल से टॉप मैनेजमेंट तक लेके जाना। मींस सुपरवाइजर काम है एम्प्लॉइज और मिडिल लेवल को मिलाना। सेम ही मिडिल लेवल काम क्या है, लोअर लेवल और टॉप लेवल को मिलाना, मींस मैसेज का ट्रांसफर करना। ठीक है, ये होता है फंक्शन। अब आता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है। ये जो आपके 5 फंक्शन है, पूरे आपकी बुक है। पहला फंक्शन क्या है हमारा, प्लानिंग है, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग है, तीसरा स्टाफिंग है, चौथा डायरेक्टिंग है, पांचवा कंट्रोलिंग है। अब प्लानिंग में क्या करते हैं हम लोग, प्लानिंग में हम लोग ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड सेट किया। ठीक है, अब जो स्टैंडर्ड सेट किया उसके लिए हमने रिसोर्स ऑर्गेनाइज किए, एक्टिविटी ऑर्गेनाइज किया। फिर हमने क्या किया, स्टाफिंग किया। स्टाफिंग कैसा है हमारा, स्टाफिंग मीन्स अब आपको वो जो काम करना है उसके लिए आपको एम्प्लॉयज चाहिए, उसके लिए आपको हायरिंग करनी पड़ेगी। तो स्टाफिंग भी देखो, इन सब में अलग अलग प्रोसेस भी है, पूरा चैप्टर है आपका, प्लानिंग एक चैप्टर है, ये सब अलग चैप्टर। बस एक आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पे क्या होता है। देखो यहाँ पे पहले प्लानिंग में क्या हुआ, आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया, टारगेट सेट किया और आपने एक्शन प्लान किया। अब दूसरा इसका मेन फंक्शन क्या है, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। मींस हम अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है और हमें फ्यूचर में क्या बनना है, वो प्लानिंग का पार्ट है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। मीन्स हम बिजनेस को ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे करेंगे, डिफरेंट लेवल्स को हम आपको साथ में कोऑर्डिनेट कराना है। दूसरा, एंड एलोकेटिंग द रिसोर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक प्लान। स्टाफिंग में क्या है, सिंपल, द राइट पर्सन टू राइट जॉब। मेन काम है आपको सही पर्सन को जो हायरिंग करनी है उसको सही जॉब देना है। अगला देखो, ये सब आगे पढ़ोगे, सिंपल, अब मेन पॉइंट्स पढ़ो। डायरेक्टिंग में क्या है, रिफर्स टू लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग द स्टाफ टू चूज टू परफॉर्म द असाइंड टास्क efficiently एंड इफेक्टिवली। मीन्स डायरेक्टिंग मतलब आप किसी को ऑर्डर नहीं करोगे, आप ये काम करो, ये काम करो, आपको उसको मोटिवेट करने का भी आपका जिम्मेदारी मैनेजर की होती है। मान लो एम्प्लॉय है, उसको आप हमेशा हड़का काम नहीं कर सकते हो, उसको मोटिवेट करो। कैसे मोटिवेट करेंगे हम लोग उसको इंसेंटिव देके हम बोलेंगे, मान लो अगर सेल बढ़ाते हो तो आपको 10% कमीशन मिल जाएगा, तो इट्स अ पार्ट ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन मॉनिटरी भी हो सकती है, नॉन मॉनिटरी भी हो सकती है। ये काम किसका है, ये काम है मैनेजर का। ये फंक्शन पढ़ रहे हो, ये सब मैनेजर काम है। अगला आता है हमारा कंट्रोलिंग। अब हमने क्या किया था, हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया था, किसमें, प्लानिंग में। अब कंट्रोलिंग में हम चेक करते क्या वो जो स्टैंडर्ड हमने अचीव किया कि नहीं किया।
अगर अचीव, मान लो ये स्टैंडर्ड था हमारा, ये हमारा अचीवमेंट है, जो ये डिफरेंस है, ये दोनों का डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं डेविएशन। तो मेन काम है हमें कंट्रोलिंग में ये डेविएशन को पता करना और इस डेविएशन को सही करना थ्रू अदर प्लानिंग। तभी बोला गया है प्लानिंग, जो मैनेजमेंट कभी खत्म नहीं होता, वो स्टार्ट होता है प्लानिंग से, खत्म होता है कंट्रोलिंग में, फिर से स्टार्ट होता है प्लानिंग से। प्लानिंग कंट्रोलिंग प्लानिंग करने से घूमता रहेगा वो। ठीक है, अब देखो ये लास्ट टॉपिक आता है हमारा कोऑर्डिनेशन। अब बेटा ये छठा फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। अब इसको अलग क्यों रखा गया है, मेन टास्क ये है अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन है वो हर एक फंक्शन के अंदर आता है। आप प्लानिंग कब कर पाओगे, जब आपके डायरेक्टर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन रहेगी। मान लो 10 डायरेक्टर्स हैं, अब 10 डायरेक्टर्स मान लो हर डायरेक्टर अपना अलग कुछ सोच रख रहा है, सो वहां पे हमारा प्लानिंग नहीं हो पाएगी, हमें एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स नहीं अचीव कर पाएंगे हम। तो उसके लिए उनके बीच में कोऑर्डिनेशन जरूरी है, तभी कोऑर्डिनेशन को अलग रखा गया। एक क्वेश्चन बनता है कि बताओ कौन सा फंक्शन मैनेजमेंट है जो हर एक फंक्शन में आता है, तो वो है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है बताओ कौन सा एक फंक्शन है जो दूसरे फंक्शन के ऑलमोस्ट सेम है, तो वो होता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। दोनों में हम स्टैंडर्ड चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, नाउ coordination is a force which synchronized by all the functional management activities of different department. Lack of coordination result in overlapping, duplication, delays and chaos. Means अगर मान लो जो डायरेक्टर्स हैं 10 डायरेक्टर्स हैं, अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, डैट मीन्स वहाँ पे वेस्टेज होगा, हमारा हमारा नुकसान होगा बहुत ज़्यादा। ठीक, कैसे नुकसान होगा, टाइम का वेस्टेज सबसे बड़ा, राइवलरी रिफ्ट उनके बीच में आएगा, उनके बीच में कोई मतलब कोई भी समझौता नहीं हो पाएगा कोऑर्डिनेशन के चक्कर में। तो कोऑर्डिनेशन मेन है। सेम वे अगर हम लोअर की बात करें तो लोअर मैनेजमेंट में क्या होता है, अगर मान लो एम्प्लॉयज, मान लो एक ग्रुप है, मान लो एक मशीनरी है, उस पर 5 लोग काम कर रहे हैं एक मशीनरी पे, अगर उन 5 में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो बेटर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स नहीं हो पाएगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन बोला गया इंपॉर्टेंट है। Same, it is concerned with all the 3 level of management, as it if all the level of management are look together, they become a group, and in this case every group they are also required to coordination among themselves. ठीक है, अब सिंपल है, coordination is implicit and inherent in all the function of the organization. क्या बोला, coordination क्या है, हर ऑर्गेनाइजेशन में होना जरूरी है और हर लेवल पर होना जरूरी है। ठीक है, coordination से अलग रखा गया। टोटल अगर हम बात करें तो 6 फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन जो आपका नॉर्मल है, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, लाइन से याद कर लेना। पर छठा जो है कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन क्या है, इन 5 में आता है, तो इसलिए हमने कोऑर्डिनेशन को अलग से गिना, अलग से पढ़ा है इसको। अब देखते हैं, अब इसका देखो इन सब में है जो मैंने बताया, इन सब में है ये। अब देखिए फीचर्स क्या है इसके। कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है, पहला कि वो क्या करता है, कोऑर्डिनेशन इंडिकेट्स ग्रुप एफर्ट। ठीक है, ग्रुप एफर्ट क्यों भाई, हमने क्या बोला कि मान लो 5 एम्प्लॉयज हैं, 5 एम्प्लॉयज साथ में काम कर रहे हैं, साथ में तभी काम कर पाएंगे जब उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो। सेम वे जब आपके स्कूल्स में इतने सारे टीचर्स काम करते हैं, आपको कम से कम 6 से 7 टीचर्स पढ़ाते हैं, तो कैसे पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन है, उनके बीच में मैनेजमेंट है। उनको मैनेजमेंट ने एक तय कर रखा है कि आपका पीरियड ये है, आपका पीरियड ये है, आपको ऐसे जाना है, इतने टाइम पे जाना है, वो हर चीज़ फिक्स्ड है। ठीक है, अब coordination ensures unity of action. It binds the force between the various departments and ensures that all the efforts are focused towards achieving organization goal. Means coordination क्या करता है, फोकस करता है कि जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है उसका हम अचीव कर पाए प्रॉपरली। अब कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अभी हमने बताया कि भैया कोऑर्डिनेशन कभी खत्म नहीं होता, कोई भी प्रोसेस खत्म नहीं तो बार बार चलता रहता है, तो सेम वे कोऑर्डिनेशन भी होता है। It is a never-ending process. At its end are felt at all levels and in all activities and organization. इतना काफ़ी है आपको लिखने के लिए। अब देखो कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होता प्लानिंग स्टेज से, खत्म हो जाता कहाँ पे खत्म होता है, जाकर कंट्रोलिंग में खत्म होता है, फिर से वापस शुरू होता है प्लानिंग के थ्रू। अब आता है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। It is the responsibility of all the individual in an organization to carry out their work in a responsible manner and coordination with each other to achieve the organization goal. Means सिंपल सी बात है, हर मैनेजर को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करनी है, कोऑर्डिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनका काम क्या है, देखो मैनेजर्स के पास सबसे ज़्यादा सरदर्दी होती है, उनको क्या है दूसरे लोगों से काम कराना है,
अब दिक्कत ये होती है जो लोग होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनका माइंड अलग है, सबका माइंड सेम नहीं है, सबको एक तरीके से काम नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट का सबसे बड़ा, मैनेजर का सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि उसको हर एक एम्प्लॉय का माइंड को रीड करना पड़ता है कि उसको हम किस तरह से डील करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब वो डील करेगा तभी कोऑर्डिनेशन बना पाएगा एम्प्लॉयज के बीच में। कोऑर्डिनेशन इज डेलिबरेट फंक्शन। इसको डेलिबरेट क्यों बोला गया है? A manager has to coordinate the efforts of the different people in a conscious and deliberate manner. Means यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि बोला गया है कि जितने भी एफर्ट्स यूज हो रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, उनको ऐसा एफर्ट लगाना कि जो एक कॉमन वे राह में जाए, कॉमन गोल में जाए। इसलिए बोला गया है कि एक डेलिबरेट फंक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई टाइम वेस्टेज ना हो क्लासेस में, इसके लिए बात की गई है। क्लास मैनेजमेंट ट्राई करता है कि कोई भी टाइम का वेस्टेज ना हो और हर एक पर्सन टाइम पे काम करे। सिंपल सी ये बात है, डिफरेंट पर्सन। ठीक है, इन अदर वर्ड, तो सिंपल वर्ड क्या बोल रहा है? कोऑर्डिनेशन इज नेवर स्टैब्लिश बाय इटसेल्फ, रादर इट इज कॉन्शियस एफर्ट और अ पार्ट ऑफ एवरी मैनेजर। मींस ये क्या बोलेगा, कोऑर्डिनेशन क्या है? ये मैनेजर का एफर्ट्स होते हैं जिसको करने पड़ते हैं कोऑर्डिनेशन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में। अब बोला कोऑर्डिनेशन ऑल परवेसिव फंक्शन। परवेसिव क्यों बोला है? क्योंकि ये हर डिपार्टमेंट में है और हर लेवल पे है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन लीड्स टू ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। याद रखना, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा? ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज होंगी। ठीक है, ये याद रखना, ये चीज होता है। क्वेश्चन आता है, ये बताओ व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो कोऑर्डिनेशन अमंग द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। तो सिंपल सा आंसर होगा, इट विल कॉज द ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। मीन्स इससे इसका साइड इफेक्ट क्या होगा कि हमारा जो कॉस्ट है बढ़ता जाएगा। क्यों? ओवरलैपिंग एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, डैट मीन्स वहां पे वेस्टेज होगा हमारा एफर्ट का प्लस कॉस्ट का। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है इसका? ग्रोथ इन साइज। अब कैसे ग्रो करेगा? अगर हर कोई प्रॉपर काम कर रहा है। अनऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ रिजल्ट इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड विथ varied means different individuals aspirations and culture, so it is important to harmonize individual goals with the organization goal through coordination। ठीक है, तो काम क्या है इसका? हर किसी इंडिविजुअल को हार्मोनाइज मीन्स, देखो हार्मनी मीन्स पीसफुली काम कराओ। जब पीसफुली काम कराओगे, हर कोई काम करेगा, तो वहां पे क्या होता है? बेटर प्रोडक्शन होता है, बेटर प्रॉफिट निकल के आता है हमारा। अब आता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। इसका मीनिंग क्या है? All the departments and divisions may have their own objectives, policies, and their own style of working. However, all departments and individuals are interdependent and cannot work in isolation. Thus, coordination is necessary for linking the activities of the various departments. For example, सुनो, मान लो कंपनी है एक, इसके पास एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक तुम्हारा ह्यूमन डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। तो इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसकी बात कर रहा है। फंक्शंस के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, मान लो सेल्स कब होगा? जब हमारे पास गुड्स अवेलेबल होगा। और गुड्स कब अवेलेबल होगा? जब हमारे पास प्रॉपर लोग काम कर रहे होंगे। तो ये क्या कि तीनों डिपार्टमेंट में क्या है कि फंक्शनल डिफरेंशिएशन को बराबर करना होता है। मीन्स तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। स्पेशलाइजेशन क्यों बोला गया? मोस्टली स्पेशलिस्ट हैव अ फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी एंड प्रायोरिटाइजिंग देयर जोन ऑफ एक्टिविटीज। Coordination seeks to sequence and integrate all the specialist activities into a wholesome efforts। अब सपोज करो यहाँ पे क्या बोला है कि हर मैनेजर का खुद का एक स्पेशलाइजेशन होता है, एक प्रायोरिटी होती है, एक जोन है। जोन यहाँ बोला ना, फीलिंग ऑफ सुपेरिटी। अब सपोज करो मैं एक टीचर हूँ, मुझे पता है मेरे को ये सब्जेक्ट पूरा आता है, अकाउंट्स अच्छे से आता है, इकोनॉमिक्स इतने अच्छे से आता है, बीएससी अच्छे से आता है। अब कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? हमें मेरे जो मैनेजमेंट होगा मेरा ऐसा यूज करेगा कि जहां से बेटर आउटपुट निकल के आए। तो मुझे कोई एक सब्जेक्ट असाइन करेगा जो मुझे पढ़ाना होगा, उससे बेटर आउटपुट निकल के आए। सेम वे हर एक पर्सन का खुद का स्पेशलाइजेशन होता है, खुद के एक स्किल होते हैं। तो मैनेजमेंट का काम क्या है? उस स्किल को बेटर वे में यूज करना विथ प्रॉपर आउटपुट, इसलिए इसको बोला स्पेशलाइजेशन। देखो टर्म्स क्या है, ट्रिकी है, जब आप अंदर पढ़ोगे तो आपको यूज होगा। देखो फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी मतलब क्या होता है कि मुझे सब आता है, इसका मतलब ये है। पर जो मैंने बोला मुझे सब आता है, तो मुझे उसका काम भी करना आना हो। तो जो मैनेजमेंट काम क्या है, मेरे मान लो ईगो की बात करें हम, उस ईगो को अच्छा करके मैनेजमेंट के वर्क में लाना है।
ईगो अच्छी चीज़ नहीं होती, लेकिन मैनेजमेंट का ऐसा काम करना मतलब इस ईगो से काम करा पाए। ठीक है, ये हमारा स्पेशलाइजेशन होता है। तो ये आपका शॉर्ट में चैप्टर था, जो कि हम ऐसे बेस्ड को शॉर्ट में पढ़ेंगे। पर आपका काम क्या होगा, बुक से रीड करना। बुक से रीड करो, डाउट्स निकालो, नेक्स्ट क्लास में डाउट्स पूछो। तो अब जो मेरा अगली क्लास जो होगी, हम वहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो का जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसको हम कंटिन्यू करेंगे पहले चैप्टर का। याद रखो, हमें हर एक चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चाहे वो बीएसटी हो चाहे इकोनॉमिक्स हो, दोनों ही सॉल्व करने हैं। बाकी अकाउंट्स तो रोहित से करा रहे हैं, वो अपना कराएंगे, वो अपना करते रहेंगे। हमारा काम क्या है, चैप्टर रीड करके क्वेश्चंस लगाना। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस चैप्टर बेस्ड वर्कशीट ग्रुप पे भेजूंगा। इस चैप्टर बेस्ड ये भी जाएगा और वो वर्कशीट भी जाएगी। अब आपका काम क्या है, उस वर्कशीट को लगाना, डाउट्स निकालना, मुझसे पूछना अगले क्लास में। याद रखना, क्लास शुरू होने से पहले, मीन्स मैक्रो क्लास शुरू होगी हमारी, पहले के 20-25 मिनट में अपने डाउट्स पूछ लो, फिर हम मैक्रो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है सब लोग? ठीक है। देखो, अब एक बार मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा, उसको गो थ्रू कर लेना। ठीक है, बाकी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा याला में। वीडियो पब्लिक रहेगी, बस इसको मैं अपलोड कर, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, सिंपल से चीज़ें हैं जो आपको एक बार गो थ्रू कर लेना। बाकी पीडीएफ ग्रुप में चला जाएगा। क्लियर? चलो, चलो, और कुछ पूछना, डाउट्स वाउट्स पूछना किसी को? बाकी हमारा मैक्रो होगा, अगली क्लास में मैक्रो होगा। क्लियर? हम्म। चलो, क्लास एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। बाय बाय। ज़्यादा बैठे ना, तीन बैठे, तीन कौन बैठा है? एक मोटा वाला लड़का, हाँ वो हर्षित है। हर्षित तो उससे पढ़ेगा, बस अकाउंट बनने आते हैं, ये डाल देना कि आज बेइज्जती करनी है। हाँ, और कोई मोटिवेटेड